Hello everyone, good evening. Welcome to Officer Adda 24/7 and welcome to the special session of JIB Crash Course May 2024 AFM session class number 1. So as you are aware, JIB का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है और AFM का जो क्रैश कोर्स है वो कल से स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी AFM का क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ है, वो कल से स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे, राइट। तो कल पहली क्लास होगी। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि सारा टाइम खत्म हो चुका है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ इस बैच में, बिकॉज लास्ट 25 जो नेक्स्ट 25 डेज है या नेक्स्ट 30 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपका पूरा AFM। कैसे होगा क्या होगा पूरा मैं बता दूंगी, बट बिफोर दैट सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है सारे AFM जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर, विच ऑफ देम ओनली अप्लाइज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, बट कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। पहला दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स बेयर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, shareholder bears the risk of no dividend in the event of losses, shareholder usually have the right to vote, dividends are usually a fixed amount in every financial year। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के लिए, मतलब प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नाउ शेयर होल्डर बियर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर है ना, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो सकता है, बट अगेन इंडिया में इररेडीमेबल डिबेंचर्स तो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू होते नहीं है, तो आपने जितनी वैल्यू दी आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, नॉट एट ऑल। शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट, दे डोंट हैव अ राइट टू वोट। देन डिविडेंड्स are usually fixed for every financial year। So प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज प्री फिक्स्ड। पहले से ही आपका अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है। आपने जनरली देखा होगा, लिखा भी ऐसा होता है, 12% प्रेफरेंस शेयर या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर। वाई? बिकॉज दे कैरी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures will be considered as operating activity, investing activity, financing activity, both A and C। What will be the right answer? While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures। Now, अगर हमने इंटरेस्ट पे की है तो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, AS7 हो जाता है इससे, AS3 हो जाता है इससे रिलेटेड, और अगर मैं इंडी एस की बात करूं तो इंडी AS7 है ना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कोर बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है। इन्वेस्टिंग जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं असेट का या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड विद कैपिटल, जहां पे आपका डेट या कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अगेन लॉन्ग टर्म, दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, व्हेन विल यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? आपको ब्याज पे करनी है, यानी आपने डिबेंचर रेस किया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा, ठीक है। आपने डिबेंचर रेस करा, अब बदले में आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी आपका जो बोरोड कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है,
यानी फाइनेंसिंग का पार्ट है और उसी की वजह से आप ब्याज भी पे कर रहे हो, तो यहां पे किस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता, करेक्ट। देन सिमिलरली डिविडेंड के साथ भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेरिएंस एनालिसिस इज डन फॉर डायरेक्ट लेबर ओनली, cost variance may exist due to price variance only, direct material total variance is also known as material cost variance, both A and B sorry, both A and B. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरिएंस एनालिसिस सिर्फ डायरेक्ट लेबर में होता है? नहीं, वेरिएंस एनालिसिस तो मटेरियल में भी हो सकता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मेजर करना, वो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। कॉस्ट वेरिएंस में एग्जिस्ट ड्यू टू प्राइस वेरिएंस ओनली, नहीं। कॉस्ट वेरिएंस का होने का रीजन क्या हो सकता है? इज इट ओनली द कॉस्ट? नो, इट कुड ऑल्सो बी द क्वांटिटी, ये भी गलत हो गया। देन डायरेक्ट मटीरियल टोटल वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज करेक्ट, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। The two basic measure of liquidity are, the two basic measure of liquidity are, now liquidity की अगर हम बात करें, दो बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी क्या होंगे? हमारे यहाँ जो रेशियोज हैं, ठीक है, वो कैसे सेग्रीगेटेड है? नंबर वन, सॉल्वेंसी रेशियो, करेक्ट। सॉल्वेंसी रेशियो दो टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किसके बारे में बताते हैं? लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। और यहां पे कौन कौन से आते हैं? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, करेक्ट। तो हमारे जो दो मेजर ऑफ लिक्विडिटी है वो कौन सा हो जाएगा? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो and it is also known as acid test के साथ साथ it is also known as liquid ratio, ठीक है। next one, which of the following statement is correct? Cost accounting is a branch of financial accounting. Conversion cost is the aggregate of direct labor, direct expenses and manufacturing overhead. Depreciation is an out of pocket cost. Contract costing is used in oil refineries. क्या होगा राइट आंसर? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, ठीक है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, नो, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। नाउ कन्वर्जन कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, करेक्ट। सो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट वी डू, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, बट उसके अंदर जब आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, which among the following statement is correct? As per the IT Act, that is Income Tax Act, any company making a payment is required to deduct TDS for all the payments. The provision of TDS apply to payments like salary, interest, commission, professional fees, etc. Choose the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. क्या होगा राइट आंसर? नाउ एज पर दी IT एक्ट, एनी कंपनी मेकिंग अ पेमेंट, हर पेमेंट पे आपको TDS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहां पे आपको पेमेंट डिडक्ट करने की जरूरत है, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हर एक पेमेंट पे आपको टीडीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक प्रोविजंस है, वहीं पर आप टीडीएस कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ए फॉर द बैलेंस शीट, format of balance sheet, ठीक है। The government has notified that account of the banking company shall be closed on 31st March every year as against 31st December every year. One only option or two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. कौन सा फॉर्मेट बताया हुआ है? फॉर्म ए है, फॉर्म बी है? सो फॉर्म ए इज फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म बी इज फॉर P&L, दैट इज करेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी करा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, एडिशनली ये भी बोला जाता है कि जो बैंक है वो क्या कर सकता है, हाफ ईयरली क्लोजिंग भी कर सकता है। और ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एज पर सेक्शन 29 करेक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करती है कि फॉर्म बी, फॉर्म ए जो है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फॉर्म बी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, और ये भी नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई आपको जो बैंक्स को जो फॉर्मेट फॉलो करना है अकाउंट्स का वो 31st मार्च होगा, विच वाज अर्लियर 31st December. ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट बैंक कैन close, they can also close their accounts on 30th September for internal purpose. ठीक है, next one, which of the following statement is true? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। A bill cannot be endorsed more than 2 times. Next one, a bill is drawn by purchaser. A bill contains an unconditional promise to pay. Noting charges are borne by the drawee in the event of dishonor of a bill. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which will be the right answer? Now see, a bill cannot be endorsed more than 2 times. That's wrong. A bill is drawn by purchaser. A bill is drawn by seller and not the buyer. Purchaser का मतलब क्या हो गया? Buyer. It is drawn by whom? Seller. It can be endorsed any number of times. A bill contains an unconditional promise to pay. Correct. Bill promise नहीं है, bill order है. ये भी गलत हो गया. Right. Bill में क्या होता है? It is an unconditional order and not a promise. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय द ड्रॉई इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, दैट इज करेक्ट। तभी हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा कौन पे करता है? ड्रॉई पे करता है। तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हर एक छोटे छोटे वर्ड को आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। Then, a bank reconciliation statement is prepared to find out the causes of the difference between the balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by its bank column, the balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by the passbook, the balance shown by the bank column of the cash book with the balance shown by the passbook, neither of the above. Neither of the above. क्या होगा right answer? नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, वो किस चीज का डिफरेंस शो करता है? डिफरेंस शो करता है बिटवीन पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक गलत हो गया, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक गलत हो गया, द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी।
है ना। BRS क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिफरेंस, टू फाइंड द डिफरेंसेस। एक स्टेटमेंट है। देखो आप करेक्शन नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर, ऐसे जाके आप बुक्स के अंदर तो करेक्शन कर नहीं सकते, तो आपको उसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Next one, D Limited forfeited 160 shares of ₹10 each on which the holder has paid only the application money of 2 per share. Out of these, 40 shares were reissued to E as fully paid for ₹9 per share. The profit on reissue is? आपको बताना है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना हुआ। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंपनी ने शेयर कितने का इश्यू करा था? 10 रुपए का, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ कितने रुपए मिले? 2 रुपए पर शेयर मिला, करेक्ट। अब हमने जब रीइश्यू करा, यानी ये फोरफीटेड अमाउंट होगा, पर शेयर ये फोरफीटेड अमाउंट हो गया। हमने शेयर कितने का इश्यू करा? 9 रुपए का, रीइश्यू करा 9 रुपए का, यानी 1 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पर। 10 - 1 कितना बचा? 1 रुपए पर शेयर हमें गेन हो गया। 2 रुपए आए थे हमारे पास पर शेयर एक्स्ट्रा, उसके बाद 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, और कितने शेयर हैं? 40, यानी कितना हो गया प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स? 40 रुपीज, जिसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। Hello everyone, good evening, welcome to Officer Adda 24/7 and welcome to the special session of JIB Crash Course May 2024 AFM session class number 1. So as you are aware, JIB का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है, और AFM का जो क्रैश कोर्स है वो कल से स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी AFM का क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ है, वो कल से स्टार्ट होने वाला है शाम को 6 बजे, राइट। तो कल पहली क्लास होगी। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि सारा टाइम खत्म हो चुका है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ इस बैच में, बिकॉज लास्ट 25 जो नेक्स्ट 25 डेज है या नेक्स्ट 30 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपका पूरा AFM। कैसे होगा, क्या होगा, पूरा मैं बता दूंगी, बट बिफोर दैट सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है सारे AFM जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर, विच ऑफ देम ओनली अप्लाइज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, बट कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगी? पहला दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स बेयर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, shareholder bears the risk of no dividend in the event of losses, shareholder usually have the right to vote, dividends are usually a fixed amount in every financial year. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के लिए, मतलब प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नाउ शेयर होल्डर बियर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर है ना, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो सकता है, बट अगेन इंडिया में इररेडीमेबल डिबेंचर्स तो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू होते नहीं है, तो आपने जितनी वैल्यू दी आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, नॉट एट ऑल। शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट, दे डोंट हैव अ राइट टू वोट। देन डिविडेंड्स आर यूजुअली फिक्स्ड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज प्री फिक्स्ड, पहले से ही आपका अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है। आपने जनरली देखा होगा, लिखा भी ऐसा होता है
12% प्रेफरेंस शेयर या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर. वाई? बिकॉज दे कैरी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures will be considered as operating activity, investing activity, financing activity, both A and C. What will be the right answer? While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures. Now, अगर हमने इंटरेस्ट पे की है तो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, AS7 हो जाता है इससे, AS3 हो जाता है इससे रिलेटेड. और अगर मैं इंडी एस की बात करूं तो इंडी AS7 है ना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कोर बिजनेस एक्टिविटी से. ठीक है. इन्वेस्टिंग जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं असेट का या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड विद कैपिटल, जहां पे आपका डेट या कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अगेन लॉन्ग टर्म, दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, व्हेन विल यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? आपको ब्याज पे करनी है, यानी आपने डिबेंचर रेज किया होगा, डिबेंचर इश्यू किया होगा. ठीक है, आपने डिबेंचर रेज करा, अब बदले में आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी आपका जो बोरोड कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी फाइनेंसिंग का पार्ट है, और उसी की वजह से आप ब्याज भी पे कर रहे हो. तो यहां पे किस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से. ठीक है. अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता. करेक्ट. देन सिमिलरली डिविडेंड के साथ भी ऐसे ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Variance analysis is done for direct labor only. Cost variance may exist due to price variance only. Direct material total variance is also known as material cost variance. Both A and B. Sorry. Both A and B. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. वेरिएंस एनालिसिस सिर्फ डायरेक्ट लेबर में होता है? नहीं, वेरिएंस एनालिसिस तो मटेरियल में भी हो सकता है. वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मेजर करना. वो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं. तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. कॉस्ट वेरिएंस में एग्जिस्ट ड्यू टू प्राइस वेरिएंस ओनली? नहीं. कॉस्ट वेरिएंस का होने का रीजन क्या हो सकता है? इज इट ओनली द कॉस्ट? नो, इट कुड ऑल्सो बी द क्वांटिटी. ये भी गलत हो गया. देन डायरेक्ट मटीरियल टोटल वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज करेक्ट. राइट. तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड. द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, The two basic measure of liquidity are. Now, liquidity की अगर हम बात करें, दो बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी क्या होंगे? हमारे यहाँ जो रेशियोज हैं, ठीक है, वो कैसे सेग्रीगेटेड है? नंबर 1, सॉल्वेंसी रेशियो. करेक्ट. सॉल्वेंसी रेशियो दो टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किसके बारे में बताते हैं? लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं. और यहां पे कौन कौन से आते हैं? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. करेक्ट. तो हमारे जो दो मेजर ऑफ लिक्विडिटी है वो कौन सा हो जाएगा? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट के साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following statement is correct? Cost accounting is a branch of financial accounting. Conversion cost is the aggregate of direct labor, direct expenses and manufacturing overhead. Depreciation is an out of pocket cost. Contract costing is used in oil refineries.
क्या होगा राइट आंसर? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, ठीक है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? नो, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। नाउ कन्वर्जन कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, करेक्ट। सो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट वी डू, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, बट उसके अंदर जब आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, which among the following statement is correct? As per the IT Act, that is Income Tax Act, any company making a payment is required to deduct TDS for all the payments. The provision of TDS apply to payments like salary, interest, commission, professional fees, etc. Choose the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. क्या होगा राइट आंसर? नाउ एज पर दी IT एक्ट, एनी कंपनी मेकिंग अ पेमेंट, हर पेमेंट पे आपको TDS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहां पे आपको पेमेंट डिडक्ट करने की जरूरत है, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हर एक पेमेंट पे आपको TDS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक प्रोविजंस है, वहीं पर आप TDS कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ए फॉर द बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी शैल बी क्लोज्ड ऑन 31st March every year as against 31st December every year. 1 only option or 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. कौन सा फॉर्मेट बताया हुआ है? फॉर्म ए है, फॉर्म बी है? So form A is for balance sheet, form B is for P&L, that is correct. ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी करा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। एडिशनली ये भी बोला जाता है कि जो बैंक है वो क्या कर सकता है, हाफ ईयरली क्लोजिंग भी कर सकता है। और ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एज पर सेक्शन 29 करेक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करती है कि फॉर्म बी, फॉर्म ए जो है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फॉर्म बी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, और ये भी नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई आपको जो बैंक्स को जो फॉर्मेट फॉलो करना है अकाउंट्स का वो 31st March होगा, विच वॉज अर्लियर 31st December. ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट बैंक कैन close, they can also close their accounts on 30th September for internal purpose. ठीक है, next one, which of the following statement is true? आपको बताना है इनमें से कौन सी statement true है। A bill cannot be endorsed more than 2 times. Next one, a bill is drawn by purchaser. A bill contains an unconditional promise to pay. Noting charges are borne by the drawee in the event of dishonor of a bill. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which will be the right answer? Now see, a bill cannot be endorsed more than 2 times. That's wrong. A bill is drawn by purchaser. A bill is drawn by seller and not the buyer. Purchaser का मतलब क्या हो गया? Buyer. It is drawn by whom? Seller. It can be endorsed any number of times. A bill contains an unconditional promise to pay. Correct. Bill promise नहीं है, bill order है, ये भी गलत हो गया.
राइट। बिल में क्या होता है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर एंड नॉट अ प्रॉमिस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय द ड्रॉई इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, दैट इज करेक्ट। तभी हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा कौन पे करता है, ड्रॉई पे करता है। तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हर एक छोटे छोटे वर्ड को आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। Then a bank reconciliation statement is prepared to find out the causes of the difference between the balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by its bank column, the balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by the passbook, the balance shown by the bank column of the cash book with the balance shown by the passbook, neither of the above. Neither of the above क्या होगा right answer? नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, वो किस चीज का डिफरेंस शो करता है, डिफरेंस शो करता है बिटवीन पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक गलत हो गया, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक गलत हो गया, द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी है ना। बीआरएस क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिफरेंस, टू फाइंड द डिफरेंसेस। एक स्टेटमेंट है, देखो आप करेक्शन नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर, ऐसे जाके आप बुक्स के अंदर तो करेक्शन कर नहीं सकते, तो आपको उसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Next one, D Limited forfeited 160 shares of ₹10 each on which the holder has paid only the application money of 2 per share. Out of these, 40 shares were reissued to E as fully paid for ₹9 per share. The profit on reissue is? आपको बताना है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना हुआ। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंपनी ने शेयर कितने का इश्यू करा था, 10 रुपए का, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ कितने रुपए मिले, 2 रुपए पर शेयर मिला, करेक्ट। अब हमने जब रीइश्यू करा, यानी ये फोरफीटेड अमाउंट होगा, पर शेयर ये फोरफीटेड अमाउंट हो गया। हमने शेयर कितने का इश्यू करा, 9 रुपए का, रीइश्यू करा 9 रुपए का, यानी 1 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पर। 10 - 1 कितना बचा, 1 रुपए पर शेयर हमें गेन हो गया। 2 रुपए आए थे हमारे पास पर शेयर एक्स्ट्रा, उसके बाद 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, और कितने शेयर हैं, 40, यानी कितना हो गया प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, 40 रुपीज, जिसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। तो ये थे हमारे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज अकाउंटिंग ऑफन रिफर्ड टू as the language of business? Because it uses a complex system of symbols and terminologies unique to business experts. Because it exclusively deals with the calculation of profit and loss in various languages. Because it is a regulatory requirement for all the business to communicate in accounting terms. The purpose of accounting is to communicate or report the result of business operation and the financial health of the organization. चलिए, तो यहां पर आके मैं आपको समझाती हूं। आपसे बोला गया है कि क्यों अकाउंटिंग को रिफर किया जाता है एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देयर माइट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच और ड्यू टू विच हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूं। जैसे आप जब कभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो तो बोलते हो काम वाम कैसे चल रहा है तेरा, है ना। लेट्स से आपका जो फ्रेंड है उनका खुद का बिजनेस है, अपना व्यापार है, आप उसे बोलोगे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट होता है, पैसा आ जाता है, एंड सो ऑन, सामान वामान बिक रहा है वहीं पर, या फिर रेंट निकल जाता है ना, कुछ पैसा बच जाता है एंड सो ऑन। बट वहीं पर अगर आपके 2 फ्रेंड्स जो बिजनेस
रन करते हैं वो आपस में मिलते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारा टर्नओवर कितना रहा, या फिर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, एबिटा कितना है, एंड यू विल बी लाइक टेकन बैक, यार ये कौन से शब्द हैं? क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. When you are talking about a business, business में अपने अपने कुछ शब्द होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, और उसी के लिए अकाउंटिंग का निर्माण किया गया. अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है. ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट इससे क्या होगा, कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा. बिजनेस के ऑपरेशंस जो है, कम्युनिकेशन उनका, रिजल्ट्स का, रिपोर्ट का आसान हो जाता है. तो पर्पस क्या है? अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉमन वर्ड्स या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी होना. यूनिफॉर्मिटी का एक फायदा ये होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन, right? So why is accounting often referred as to language of business? Because the purpose of accounting is to communicate or report the results of the business operation and financial health of the organization. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. Moving ahead to the next one. Question number 2. What is the primary objective of financial statement? To detail the company's marketing strategy and future, to provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an enterprise, to record the personal financial information of the company's director, to outline the company's product development and innovation strategy. क्या होगा राइट आंसर? उद्देश्य पूछा गया आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी उद्देश्य की बात करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? ये हमारे पैसे से रिलेटेड डिटेल्ड स्टेटमेंट्स हैं, जो किसके बारे में बताती हैं? जो कि बताती है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अगर चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में उसके बारे में, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स है ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऐसी चीजें हुई है जिसको हमें बताना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स को, तो उसके बारे में. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली these are the compilation of 4 to 5 things all together which are called as financial statements. और जब भी हम financial statements के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई financial statements should give us true and fair view, है ना. financial statements का क्या काम है कि वो हमें true और fair view दे. किस चीज का true and fair view दे? about the business organization, its position and its performance. correct? तो right answer क्या होगा? to provide information about the financial position. यानी यहां पर ये बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस P&L से. एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, तो यहां पे आपको सारी डिटेल किससे पता चल जाती है? इससे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. A dash is a wider concept and includes dash. Dash means recording the business transaction in the books of original entry and in the ledger. Dash means the compilation of accounts in such a way that one can know the situation of the business. Accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy. Accountancy, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, bookkeeping, accountancy, bookkeeping, accountancy, none of these. So this is basically fill in the blanks. You are required to fill in the required blank. आप एक बार आराम से तसल्ली से क्वेश्चन देख लीजिए, या जल्दी से एक बार ना सेशन को आप लोग जरूर शेयर करते जाइए among all your friends and colleagues. Now you have already seen the level of the questions as well. ये वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चंस हैंडमेड क्वेश्चंस है, हैंड पिक्ड है, राइट. हैंडमेड के साथ साथ ये हैंड पिक्ड भी है, और ये सारी जो लैंग्वेज भी है वो मैकमिलन बुक की लैंग्वेज है. Now, which is a wider concept? Accountancy और बुक कीपिंग, इन दोनों में से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग है, राइट. सो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग.
क्यों ऐसा बोला गया? बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग. व्हाई इज लाइक दैट? सी व्हाई बुक कीपिंग इज अ सबसेट? बिकॉज बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है. लेकिन अगर आपको बिजनेस की कंप्लीट स्टेट ऑफ अफेयर समझना है तो आपको पूरी अकाउंटिंग करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन होता है ना. यहाँ पे तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल में और लेजर में, उसके अलावा कोई रोल नहीं है बुक कीपिंग का. उसके आगे के स्टेप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, दैट कम्स इन योर accounting and not bookkeeping. So dash means recording the business transaction, that means bookkeeping, and dash means the compilation, accountancy. ठीक है, तो accountancy, bookkeeping, accountancy. Right answer will be option number A. आंसर्स फटाफट चैट में देते जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, so that it can reach maximum people. Next one, question number 4. Which of the following is included in financial statement? Only the balance sheet and profit and loss account, balance sheet, profit and loss account, and statement of changes in financial position, solely the statement of changes in financial position, only explanatory statement and schedules. इनमें से कौन सी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी? चलिए, सो ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन और इक्विटी, एंड फिफ्थ वन एक्सप्लेनेटरी नोट्स और नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी बिजनेस की. वहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ज्यादातर जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो लोग किसको नजर में रखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नजर में रखते हैं, जिससे उन्हें इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता रहे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Who are the typical users of financial statement? Only the company's employee and management team, solely external auditor and legal advisors, government authorities, shareholders, investors, business associate, directors, banks and financial institution, only the company's suppliers and customer. क्या होगा राइट आंसर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले कौन हो सकते हैं? नाउ अगर हम यूजर्स की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो दो तरीके के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अगर आप एम्प्लॉय की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओनर की बात करते हैं, ये इंटरनल है. गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, राइट, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब क्या है? एक्सटर्नल. तो ऑल दीज पीपल, हाँ शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, ऑल दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट कुड बी अ लेंडर, है ना, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं. सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन. Which of the following best describes the principle of presenting a true
and fair view in the financial statement, ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country, presenting financial statements in a way that reflects the actual financial performance and position of the enterprise, even if this means deviating from accounting practices, strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise, balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. वो इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी हुई है वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रू एंड फेयर व्यू. हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सी स्टेटमेंट बेहतर तरीके से बताती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये इंश्योर करना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर अगर ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडीएस है, वो प्रॉपरली फॉलो करके आप एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, जो एक्यूरेटली बता रही है उसका फाइनेंशियल स्टेटस. करेक्ट. जो भी ट्रांजैक्शंस आपने करे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ की रियलिस्टिक पिक्चर आपको दी जा रही है, राइट. अब यहां पे आप देखो ये बोल दिया है डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गलत हो गया. कुछ भी नेगेटिव होगा है ना तो गलत हो जाएगा. ensuring that the financial statements are prepared in strict accordance with the tax laws of the country. Not only the tax laws but the accounting. True and fair view is with respect to the accounting position. Strictly adhering to GAAP or IFRS irrespective of the actual financial condition of the enterprise. No. But balancing the legal requirement of financial reporting with the ethical responsibility to accurately reflect the enterprise financial status, often requiring judgment and interpretation of accounting standard. तो right answer क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अकाउंटेंसी इन द करेक्ट सीक्वेंस. Systematic classification of business transaction for recording them in the books of account. Then recording of events and transactions in the book of account known as bookkeeping. Summarizing the recorded events, that is preparation of trial balance. Preparation of trial balance from a ledgers and subsequently the preparation of balance sheet and P&L account from the trial balance. Interpreting the financial transaction from the record data and the financial statement. So अगर हम सीक्वेंस की बात करें ना, सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, आरसीएस तो हमें फॉलो करना ही होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. एज पर दैट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4. आरसीएस क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग, राइट, देन क्लासिफाइंग, करेक्ट, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग. करेक्ट सीक्वेंस यही होगा ना. जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. करेक्ट. तो ये हमारी राइट सीक्वेंस है with respect to accountancy. ठीक है, this is the right sequence. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following accounting summaries in the order in which they are typically prepared. P&L, cash flow statement, balance sheet, trial balance. ना P&L की अगर हम बात करें, ये प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, है ना. अगर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें या फिर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर इनकम स्टेटमेंट बनता है. ठीक है, तो वो एक ही बात है, P&L या फिर इनकम स्टेटमेंट. तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले P&L आएगा, फिर आपकी बैलेंस शीट, फिर आपका पहले आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर P&L, ठीक है, फिर आपकी बैलेंस शीट एंड लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया B, बैलेंस शीट हो गया आपकी C एंड P&L हो गया A, ट्रायल बैलेंस हो गया D. DACB होगा. ठीक है, DACB लास्ट वाला ऑप्शन.
करेक्ट, DACB। अब इससे पहले क्या आएगा, वही जर्नल एंट्री जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर जहां पे हम इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन अलोंग विद दैट वी आल्सो टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ABC Corporation purchased a high-speed computer of rupees 1 lakh in its accounting book. How is the purchase recorded? Recording the cost price along with the efficiency of the computer, recording only the brand name and efficiency of the computer, recording the cost price of rupees 1 lakh without mentioning the computer's efficiency or brand name, estimating and recording the future benefits of the computer will bring to the company, that it will bring to the company. क्या होगा राइट आंसर? नाउ वी ऑल आर अवेयर अकाउंटेंसी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट। अकाउंटेंसी क्या है? क्वांटिटेटिव है नेचर में। हम यहाँ पे ब्रांड का नाम, उसकी एफिशिएंसी का कुछ भी रोल नहीं रहता, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, दैट इन्वॉल्व्स एनी मॉनिटरी वैल्यू, है ना। तो हम जो भी चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं दे शुड हैव monetary impact, right? Quality, brand name, future income, future benefits, all these are not recorded in our accounting records. Why? Because futuristic को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इनका होना ना होना तय नहीं है, तो जब तक नहीं होगा तब तक हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल लग रही है वो क्या है? रिकॉर्डिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। ये जो कॉस्ट प्राइस है इसे ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोल सकते हो, परचेज प्राइस भी बोल सकते हो या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हो। जब ये धीरे धीरे वैल्यू रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ यूसेज, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आएगी बुक वैल्यू। तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा 1 लाख रहेगी जिसपे आपने इसे खरीदा था, बट आपकी जो बुक वैल्यू है वो ओवर द टाइम चेंज होती रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वेयर वी विल इग्नोर द ब्रांड नेम, एफिशिएंसी, वी विल ओनली रिकॉर्ड द प्राइस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? टू मैनेज द डेट ओन्ड बाय द कंपनी, टू मेंटेन फिस्कल प्रूडेंस, टू रिले reliable information to investors, to enable them to take efficient investment decision, to limit the liability of the members of the nominal value of their shares, to give a legal form to the doctrine of stewardship. जल्दी से बताइए what will be the right answer? Social purpose of financial accounting. Right answer is to manage the debt owned by the company. No. So financial accounting किससे related है? Financial accounting का purpose क्या है कि वो अपने investors को reliable information दे जिससे वो क्या कर सकते हैं? efficient decision making कर पाए। राइट, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि यूजफुल हो, जो कि सही हो, जो कि करेक्ट हो। तो वो डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, आप उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन दो, अपने एक्चुअल राइट पिक्चर दो ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आप जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।
Trial balance can be prepared under balance method only when all the entries are made in journal, all the subsidiary books are maintained, all the ledger accounts have been balanced, all the balance has been transferred to final account. जल्दी से इस बार इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं. सो ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर बैलेंस मेथड, राइट, ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर बैलेंस मेथड, यहाँ पे ये तभी प्रिपेयर किया जाएगा जब एंट्रीज आर मेड इन जर्नल, या सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, या फिर लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस, या फिर बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फाइनल अकाउंट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रायल बैलेंस अंडर बैलेंस मेथड, ये कहाँ पे काम आता है? जहां पर आपने अपने ट्रायल बैलेंस में नेट बैलेंस मेथड अप्रोच फॉलो किया होता है, यानी जहां पे आपने लेजर में बैलेंसिंग की होती है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द ऑल लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड. करेक्ट. नेक्स्ट वन. If the trial balance agrees, it implies that there is no error in books. There may be two-sided error in the book. There may be one-sided error in the book. There may be two-sided and one-sided error in the book. अगर ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या एरर हो सकता है, क्या एरर नहीं हो सकता? वन साइडेड एरर हो सकता है, टू साइडेड एरर हो सकता है, या दोनों तरीके का एरर हो सकता है? नाउ अगर ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक. अग्री तो कर रहा है, करेक्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? टू साइडेड एरर है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल तो है, लेकिन यहां पे एरर्स पॉसिबल है. आई होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट वन. Which of the following is not an advantage of trial balance? इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का एक एडवांटेज नहीं है? Summaries business information, indicates complete recording of transaction, not a conclusive proof of arithmetical accuracy, aid location of error. कौन सा एडवांटेज नहीं है? राइट. नाउ समरी करता है, एडवांटेज है. कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इंडिकेट करता है, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. राइट. पॉजिटिव क्वेश्चन. ओ, आपका जो है विच इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. यहां पे क्या पूछा है? जो एडवांटेज नहीं है ट्रायल बैलेंस का, ये तो फीचर है. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. Next one. Rent paid rupees 2000 was wrongly shown as payment to landlord in the cash book. The rectified entry will be. रेंट पेड रुपीज 2000 was wrongly shown as payment to landlord. आपको रेक्टिफाइड एंट्री बतानी है. What will be the rectified entry? रेंट पेड एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. एंट्री कर क्या दी है? नाउ आपने गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट करा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, और रेंट को डेबिट,
सो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू, दिस विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री, दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जो गलत डेबिट था आपने उसे क्रेडिट कर दिया, राइट, और जो डेबिट नहीं था उसे डेबिट कर दिया। करेक्ट। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी। आपकी सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट है बाय ₹1000, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। ना, ओवरकास्ट यानी बैलेंस ज्यादा है। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट का नेचर होता है। करेक्ट। सेल्स रिटर्न इज डेबिट इन नेचर। अब अगर हम बोल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब कम करने के लिए हमें अपोजिट करना होगा, दैट इज क्रेडिट। और यहां पे वन साइडेड है तो क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹600, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इसका नेचर क्या है। अगर डेबिट नेचर है, राइट, और अगर बैलेंस डेबिट का नेचर है, अगर बैलेंस कम दिया हुआ है, अंडरकास्ट है, तो बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए आपको बढ़ाओगे कैसे? आप डेबिट करोगे। अगर बैलेंस ज्यादा दिया हुआ है तो इसे कम करने के लिए आपको अपोजिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि कम है तो हमें बैलेंस बढ़ाने के लिए परचेज बुक को डेबिट करना पड़ेगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और बैलेंस कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000 वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी। Goods returned to Ram ₹1000 were recorded through sales book. अब goods return करे हैं, करेक्ट, आपने goods return करे हैं, क्या एंट्री होगी? एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। आपने क्या कर दी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होनी चाहिए थी, राइट। आपने एंट्री ये कर दी। अब हमें डेबिट क्या करना था? डेबिट क्या करना होगा? और राम कैंसिल हो गया है, राइट, बिकॉज आपने राम को यहां पे क्या कर दिया? डेबिट होना चाहिए था, क्या? क्रेडिट। तो इसको सही कर लेते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, यहां पे राम के अकाउंट में डबल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 2000. इज इट क्लियर? ओके, एक सेकेंड. दिस इज वेट दिस इज परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम. हमने गुड्स रिटर्न करे हैं राम को. जस्ट 1 मिनट. दिस इज परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम. तो दिस वुड हैव बीन राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. राइट एंट्री. ठीक है, और हमने क्या कर दी है, राम अकाउंट डेबिट टू, नहीं ये परचेज रिटर्न है, सेल्स अकाउंट. अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न. गुड्स हमने रिटर्न करे हैं राम को, गुड्स रिटर्न बाय राम नहीं है, गुड्स रिटर्न टू राम है. तो राइट एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम M&M company rupees 8,000 were recorded through sales book. The rectified entry will be, परचेज करा है आपने तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू M&M कंपनी. क्योंकि क्रेडिट परचेज है, आपने इसे पास किसके थ्रू कर दिया, सेल्स बुक के. आपने कर दिया M&M कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. करेक्ट. रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने परचेज को डेबिट करना है तो आप परचेज को डेबिट करोगे. ठीक है, सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया है, इसको नलिफाई करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. और M&M कंपनी को 2 बार डेबिट करना और 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा टू गेट दी करेक्ट बैलेंस. दैट इज, यहां आ जाएगा 16,000, यहां आ जाएगा 8,000, यहां आ जाएगा 8,000. नेक्स्ट वन, salary paid rupees 2,000 was debited to employees personal account. The rectified entry will be, आपने जो सैलरी पे करी है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू पास हो गई है. यानी कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपने पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो बस सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. तो ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री. जो आपने डेबिट नहीं करा वो हम डेबिट कर देंगे, जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया उसे मैच, मतलब डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम SN कंपनी rupees 5,000 were recorded through sales book. However, SN company were correctly credited. The rectified entry will be, now आपने क्रेडिट परचेज किया है किससे, SN कंपनी से, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू SN कंपनी. करेक्ट. ये बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, हाउएवर SN वर करेक्टली क्रेडिटेड. यानी आपने यहां पे क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया टू SN कंपनी, क्योंकि ये तो क्रेडिट ही हुए हैं. अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने परचेज डेबिट नहीं करा तो आप परचेज को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपने परचेज को डेबिट नहीं करा. करेक्ट. ठीक है. नाउ सेल्स को आपने यहां पे डेबिट कर दिया है तो क्या हो जाएगा,
सेल्स अकाउंट, यहां तक क्लियर है सब?